हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और ये हमारा चैप्टर चल रहा है नाभिक। और ये आ गया एनसीईआरटी के मुताबिक। अगर देखा जाए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अनुसार अगर देखें तो ये आ गया 3 नंबर का टॉपिक। 13(3), 13(3) है ना। और यहाँ पर लिखा है नाभिक का आकार। नाभिक का आकार या साइज। साइज को क्या बोलते हैं? आकार, ऐसा बोल देते हैं। ठीक। तो नाभिक के आकार के बारे में बात करते हैं। नाभिक की जो खोज है या नाभिक का जो पता चला है वो आप जानते हैं कि वो था रदरफोर्ड का प्रयोग। और उसमें थे गाइगर और मार्सलन नाम के 2 वैज्ञानिक जिन्होंने नाभिक के बारे में बताया था। और यहाँ पर नाभिक का आकार ज्ञात करने में जो उत्तरदायित्व था बलों का या ऊर्जा का, वो थे स्थिर वैद्युत बल। यानी नाभिक का आकार ज्ञात करने में जो बल या ऊर्जा थी वो थे स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि जो प्रतिकर्षण बल है उसके आधार पर ये चीज़ निकाली गई थी। थोड़ी सी जानकारी लेंगे यहाँ पे इसकी। नाभिक का आकार मान लिया निकाला गया, इसमें यहाँ धनात्मक आवेश प्रोटॉन पर है ना, जिसे हम कहते हैं। और अल्फा कण जो है इसमें जाकर यूँ लौटा था। अल्फा कण जो है यहाँ से, तो अल्फा कण पे जो आवेश था वो था 2 पॉजिटिव। यानी अल्फा कण का जो आवेश था Q अल्फा वो था 2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना, यानी 2 पॉजिटिव, यानी 2 प्रोटॉन का आवेश था। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है जिस पर 2 पॉजिटिव आवेश होता है। ये होता है अल्फा कण। ठीक है। अब ये कम से कम कितनी दूर आया, कितनी दूरी पर रहा नाभिक के केंद्र से, इसी को हमने लगभग नाभिक का आकार बनाया। ठीक। और यहाँ पर हमने रखा था गोल्ड यानी सोना Au, जिसका परमाणु क्रमांक नंबर हमने 79 माना था। ये हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर अल्फा कण के पास जो ऊर्जा थी, अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा थी जिससे हमने इसे फेंका था, वो कितनी थी अगर उसको देखें? वो थी लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद आए, ये था 1.6 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है। बाकी अल्फा कण का द्रव्यमान ये वो सब लगा लगू के हमने इसको निकाल लिया था। ठीक। तो ये आता था गाइगर मार्सलन के प्रयोग में, परमाणु के चैप्टर में। ये पहला दूसरा टॉपिक है। ठीक। दूसरा या पहला ही टॉपिक मिल जाएगा आपको, वहाँ जाकर इस पर विचार करेंगे तो ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ से नाभिक का जो आकार हमें मिला था लगभग वो कितना मिला था? 10⁻14 की रेंज में ये हमें मिला था। तो यहाँ पर d का मान आया था हमारे पास 4 × 10⁻⁻, लिखा है देखिए 14 मीटर। तो जो कि देखिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगा है। प्रतिकर्षण बल उत्तरदायी है, स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी है यहाँ पर। और इसका मतलब ये होता है कि देखिए ये जो अल्फा कण है ये नाभिक के पास तक पहुँचा, तो पूरी तरह नाभिक के पास नहीं पहुँचा। तो ये कह रहे हैं कि नाभिक का आकार इस d से कम होना चाहिए। नाभिक का जो आकार है, नाभिक की जो त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या बना दें अगर इसे नाभिक की ये वाली, तो नाभिक की त्रिज्या इससे कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया नाभिक की त्रिज्या जो है वो कम होनी चाहिए d से। ठीक। अब नाभिक की त्रिज्या आती है 10⁻⁻15 की रेंज में। ठीक। अब वो फिर अलग अलग नाभिक होते हैं, जैसे जैसे नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो फिर नाभिक बड़े होते जाते हैं। ठीक। वो अलग चीज़ है। ठीक। अब यहाँ ये कहते हैं कि अगर हम अल्फा कण को
ये जो ऊर्जा हमने दी है इससे ज़्यादा दे दें, ऊर्जा अगर इससे ज़्यादा दे दें तो कहता है नाभिक में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं फिर ये अल्फा कण उनके साथ टक्करें करने लगता है और फिर ये आंकड़ा बिगड़ जाता है। यानी इससे अधिक ऊर्जा देने पर यह प्रयोग सफल नहीं होता है। प्रयोग की सफलता इतनी ही ऊर्जा पर होती है और पास से पास अगर पहुंचता है अल्फा कण तो इतनी दूरी तक पहुंचता है। तो ये जो है थ्योरेटिकल आंकड़ा है। और कौन से बलों को इसमें महत्वपूर्ण माना गया? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल में कौन सा बल है? कहता है प्रतिकर्षण बल है। प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। और आधार क्या है इसको निकालने का? आधार है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, तो ये जानकारी जो है इस आधार पर निकाली जाती है। अब नाभिक का आकार या नाभिक की त्रिज्या बदलती है तो उसके लिए फिर एक सूत्र बनाया इन्होंने कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है दरअसल वो इस द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है और उसका हमारे पास एक सूत्र होता है। तो नाभिक की त्रिज्या का जो है हम सूत्र बना लेंगे। तो अगर किसी भी नाभिक की त्रिज्या हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सूत्र है जो कि हमारे बहुत काम आएगा बोर्ड एग्जाम में। इस पर क्या क्या सवाल बनेंगे मैं बताऊंगा आपको। नाभिक की त्रिज्या आर नॉट और ए की घात 1/3, जहाँ आर नॉट एक कांस्टेंट नंबर है, एक नियतांक है जो कि हाइड्रोजन के नाभिक की त्रिज्या के बराबर है। तो हम लिख देंगे इसे प्रोटॉन, क्योंकि एक प्रोटॉन होता है उसमें हम जानते हैं प्रोटॉन की त्रिज्या या हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या, क्योंकि हम जानते हैं सामान्यतया हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है उसके नाभिक में। अब ए क्या है? ए है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है अगर जानते हैं तो ये जानते हैं, ये होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन टोटल, ये होती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या की घात कितनी है? 1/3 है। ठीक, अब यहाँ आर नॉट का जो मान है वो नियत मान है आर नॉट का। आर नॉट का मान कितना होता है? 1.2 गुना 10 की घात -15 मीटर। ठीक, ये 10 की घात -15 है, इसको अपन हम फर्मी भी कहते हैं, फर्मी लेवल। यानी एक फर्मी 10 की घात -15। ये जो फर्मी है इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे कह देते हैं फेमटोमीटर। याद रखेंगे, फेमटोमीटर। फेमटोमीटर यानी छोटी दूरियां नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 1.2 गुना 10 की घात -15 अगर देखा जाए तो ये प्रोटॉन का आकार है, ये प्रोटॉन का साइज है। जो प्रोटॉन का साइज है लगभग वही न्यूट्रॉन का भी साइज है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हम बात कर चुके हैं।
तो ये प्रोटॉन का आकार है। अब यहाँ पर देखें प्रोटॉन का या हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ठीक, तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है। तो R नॉट और 1 की घात 1/3, तो R बराबर R नॉट। और हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। ठीक, तो एक प्रोटॉन वाला जो हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड या मानक हाइड्रोजन है, उसकी बात हो रही है। तो कुल मिला के ये जो R नॉट है, ये एक नियत, एक कांस्टेंट नंबर है जो प्रोटॉन का आकार बताता है या न्यूट्रॉन का आकार बताता है। तो यानी लिखा जा सकता है प्रोटॉन की त्रिज्या बराबर है लगभग 1.2 10⁻⁻15 मीटर के, और यही है न्यूट्रॉन की भी त्रिज्या। न्यूट्रॉन की त्रिज्या भी यही है। ठीक, बात पता। अब ये तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ से अब आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कि जो सूत्र है ये तुलना कैसे करता है, दो नाभिकों के आकारों की तुलना हम इस सूत्र से कर सकते हैं। अब यहाँ सूत्र अगर बनाएंगे, दो नाभिकों के आकार की तुलना अगर हम करेंगे, ठीक है, तो इसे हटा लेते हैं, इस चीज़ को हटा लेते हैं यहाँ से और नया लिखते हैं, दो नाभिकों के आकारों की तुलना। दो नाभिकों के आकारों की तुलना, यानी त्रिज्याओं की तुलना। ठीक, तो कुल मिला के इस सूत्र पर अगर विचार करें तो ये ऐसा हो सकता है R1 R नॉट A1 की पावर 1/3। किसी एक परमाणु के नाभिक के लिए इतना हो सकता है, किसी दूसरे के लिए करेंगे तो R2 हो सकता है। ये बहुत ही सारे छोटी छोटी बातें हैं, ये आप जानते हैं, 1/3। ठीक, अब तुलना करेंगे तो भाग कर देंगे एक दूसरे से, तो R1/R2 और ये A1/A2 1/3। तो ये हमारा सूत्र तैयार हो गया। ये वो सूत्र है जो हमारे काम आता है बोर्ड एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहाँ पर सवाल बनता है नाभिकों के आकार की तुलना को लेकर के। ठीक, अब उदाहरण क्या है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ठीक, कहता है द्रव्यमान संख्या 8 और 27, द्रव्यमान संख्या 8 और 27 के लिए त्रिज्याओं की तुलना करिए। तो यानी A1 कितना है 8 और A2 कितना है 27। ठीक, तो 8 और 27 में अगर तुलना करेंगे तो कितना आएगा, ज़रा देखें, त्रिज्याओं का अनुपात कितना आएगा, तो देखिए 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल 2, और 27 का घनमूल कितना होता है 3। तो देखिए उत्तर आ गया। ठीक, इतनी सी बात पर बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर मिलता है। और पक्का ये मान के चलिए कि ये जो चीज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, डन। तो इतनी सी बात पर 1 नंबर मिल जाता हमें, 1 क्वेश्चन आता हमारा। ठीक, अब चलते हैं नाभिक का घनत्व है।
लगभग नियत रहता है। नाभिक का जो घनत्व है वो अचर रहता है सभी नाभिकों के लिए। इस बात को हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो देखते हैं नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व। ठीक, अब घनत्व को अपन क्या मानते हैं? घनत्व को अपन मान सकते हैं डी या रो, उसका कोई प्रतीक लगा सकते हैं। तो घनत्व क्या कहते हैं? यहाँ मैंने डी लिख दिया, लो इसको। ठीक, तो डी घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब द्रव्यमान बटे आयतन यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अगर अंग्रेजी में बोले मास अपॉन वॉल्यूम, तो यानी इसे कह सकते हैं m अपॉन v। ठीक, तो नाभिक को पूर्ण रूप से गोलाकार मानते हुए, नाभिक को गोलाकार मानते हुए ठीक, अब क्या करें? अब देखो निकाल देंगे। नाभिक में जो द्रव्यमान है या जो किसी भी तत्व का द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। तो द्रव्यमान जो है m, ये होता है k a, जहाँ a क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में कौन है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनकी संख्या के ये समानुपाती होता है। ये जानकारी लगभग है, याद रहे लगभग है ये जानकारी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, उनके द्रव्यमान, और फिर हम देखते हैं कि परमाणु को जब तोला जाता है तो उसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम आता है वास्तविक द्रव्यमान से। तो कुल मिला के ये बात जो है लगभग लगभग मानी जाती है। अगर पूरी तरह रखेंगे तो हम यहाँ द्रव्यमान रखेंगे, आयतन रखेंगे। तो कुल मिला के अब घनत्व निकालते हैं। तो के ए आयतन, गोले का आयतन, नाभिक को गोलाकार मानते हुए उसका आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी त्रिज्या का घन होता है। ये गोले का आयतन होता है। ठीक, तो अब डी के ए 4/3 पाई, अब ये जो आर है देखिए, नाभिक की जो त्रिज्या है वो ये है, इसमें ये नियतांक है और ये ए द्रव्यमान संख्या है। इसको वहाँ रख देते हैं। तो जब क्या करेंगे, आर क्यूब रखेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, इसका घन हट जाएगा, तो कुल मिला के ऐसी चीज ऐसा हो जाता है ये इस तरीके से। ठीक, क्योंकि इसका घन लिखना है हमें, तो इसका घन लग जाएगा, इस पे 3 पावर लग जाएंगी, इसकी 3 पावर हट जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के ये ए कट जाता है। ठीक, तो डी बराबर 3 के 4 पाई आर नॉट क्यूब, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक, ऐसे। तो कुल मिलाकर देखें कि ये नंबर कुछ नियत हैं, इसमें अचर हैं वैल्यू। भाई आर नॉट है, वो भी अचर है, प्रोटॉन का आकार है या न्यूट्रॉन का आकार है, हाइड्रोजन के नाभिक का आकार है, जैसा कि हमने बात की। पाई कांस्टेंट होता ही है कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता ही है द्रव्यमान। ठीक, तो कुल मिला के ये जो मान है ये होता है लगभग अचर। ठीक, अब इसका मान कितना आता है? अगर गणनाएं करें तो लगभग लगभग ये मान कितना आता है? तो 2.3 10 की घात -17, 2.3 10 की घात
प्लस 17, हाँ देखो 2.3 10 की घात प्लस 17 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये आता है 2.3 गुना 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये घनत्व है बहुत ज़्यादा है, ये घनत्व बहुत 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 ज़्यादा घनत्व है ये। अगर देखें पानी का घनत्व कितना होता है उसकी तुलना करते हैं अगर, तो कह रहा है पानी के घनत्व की तुलना इससे करके देखो कितना ज़्यादा है ये। अगर पानी का घनत्व देखें तो पानी का घनत्व होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब देखो इससे कितना ज़्यादा है ये, यहाँ कितनी पावर है ये है 17 पावर है, 17 है पावर। तो बहुत ज़्यादा अधिक घनत्व होता है नाभिक का, हमारी सोच से हमारी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा अधिक घनत्व होता है। ठीक, इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु का ज़्यादातर भाग, ज़्यादातर आयतन जो है वो खाली है, उसके केंद्र पे नाभिक है, इसमें उसका द्रव्यमान है। ठीक, तो कुल मिला के नाभिक का घनत्व अचर है। दिखाइए कि नाभिक का घनत्व अचर है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल करना होता है। नाभिक का घनत्व अचर होता है, ये प्रश्न बनता है कि भाई नाभिक का घनत्व लगभग जो है अचर रहता है, उसका मान नियत रहता है, दिखाइए। अभी जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाभिक का घनत्व अचर रहता है, उसका मान इतना होता है लगभग। ठीक, ये भी प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सिद्ध करने को आता है ये। इसमें आप क्या करेंगे, इसको 3 नंबर में ये सवाल आता है, 3 नंबर का सवाल है ये। ठीक, नाभिक का घनत्व अचर होता है, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, बताइए। तो ये करना होता है ऐसे। ठीक, इस तरीके से मानेंगे नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का घनत्व ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, घनत्व d, सिंपल, इतनी सी बात है बस। ओके, अब घनत्व पर बनने वाला एक सवाल ऐसा होता है जो घनत्व का अनुपात पूछता है। तो घनत्व का अनुपात लगभग क्या, 1:1। तो घनत्व का अनुपात क्या रहता है, ये कहता है कि 2 परमाणु द्रव्यमान संख्या A1 8 और A2 27 के नाभिकों, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि घनत्व का या घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो सवाल तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होगा इसका आंसर। 2 परमाणु हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, 8 और 27 है। तो घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो घनत्व का अनुपात कुछ नहीं है, D1 1:1 रहता है बस, ये बस 1:1 होता है हमेशा। देखो ये रहा उत्तर, 1/1। क्योंकि हम जानते हैं सभी नाभिकों के लिए, अभी हमने नाभिक का सूत्र, घनत्व का सूत्र बनाया था, उसमें द्रव्यमान संख्या है ही नहीं, वो एक अचर है, एक अचर राशि है। तो कुल मिला के घनत्व का अनुपात हमेशा ही सभी नाभिकों में 1/1 ही रहता है, यानी 1:1 ही रहता है। तो ऐसे में क्या करना है कि इन संख्याओं पर निर्भर नहीं करता, किन्हीं भी 2 नाभिकों के लिए या किन्हीं भी 10 नाभिकों के लिए, सभी नाभिकों के लिए इसका मान 1:1 ही होता है। तो ध्यान रहे, ये प्रश्न आता है और इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, हम इसका घनमूल कर देते हैं, इसे भाग कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं वहाँ पे, लेकिन वास्तव में घनत्व का अनुपात 1:1 ही होता है। सभी नाभिकों का घनत्व एक ही जैसा होता है। ठीक, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं और एक बार ये देख लेते हैं कि नाभिक के आकार से संबंधित जो तथ्य हैं हमारे वो पूरे हुए कि नहीं। पूरे हो गए हैं, सारी बातें हमने फाइनल कर दी हैं।
नाभिक का आकार देख लिया, अनुपात देख लिया, अचर रहता है ये देख लिया। अब हमें एनसीईआरटी का एक सवाल करना है जो कि उदाहरण संख्या है 13(1), यानी पहला सवाल है जो नाभिक के आकार पर है, हमें वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया एनसीईआरटी का एक उदाहरण 13(1), पहला उदाहरण है इस अध्याय में। ठीक, अब ये कहता है लोहे के नाभिक का द्रव्यमान, लोहे के नाभिक का द्रव्यमान। तो m जो है वो कितना है, 5585 यूनिट, 5585 यूनिट। तो जाहिर सी बात है कि ये द्रव्यमान यूनिट में है, किलोग्राम में नहीं है, तो इसे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 यूनिट बराबर कितने किलोग्राम, तो ये होता है 1.67 10⁻⁻27 के आसपास ये नंबर होता है। बाकी एक 1.66, हाँ ये लिख सकते हैं 1.67 या 1.66, 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ पर अगर देखा जाए द्रव्यमान होगा कितना, 1 यूनिट है तो यूनिट को बदलना पड़ेगा। तो ये द्रव्यमान जो आ जाएगा किलोग्राम में, ये बनेगा 9.27 10⁻⁻26 kg। तो ये हो गया 9.27 गुना 10⁻⁻26 kg। तो आप समझ रहे होंगे कि यूनिट में द्रव्यमान यहाँ क्यों नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि घनत्व ज्ञात करना है, और घनत्व में क्या होता है, द्रव्यमान किलोग्राम में, आयतन घन मीटर में होता है। ठीक, अब इसके बाद आयतन, आयतन कितना होगा, अगर आयतन की बात करूं, ये क्या है, ये है द्रव्यमान। ठीक, और बात हो रही है लोहे की, लोहा है ना, ऐसे लिख दिया देखो। तो ये वैल्यू आती है, आयतन की बात करें 4/3 पाई r का घनमूल, यानी सॉरी a का घनमूल। तो द्रव्यमान संख्या जो नाभिक की है, लोहे की द्रव्यमान संख्या कितनी है, लोहे का जो a है वो कितना है, लोहे का a है 56, ऐसे। ठीक, ये आ गया। और r0 जो है 1.2 गुना 10⁻⁻15, ये आ गया। तो ये पूरा का पूरा देखो, ये इसका घन लगेगा ऐसे। ठीक, r0, क्योंकि आयतन लगेगा पूरा का पूरा, तो कुल मिला के ये चीज़ जो है देखिए, ये वाली जो चीज़ है, ये इसका घन हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 10⁻⁻45 47 जो भी है, ये हल हो जाएगा। तो आयतन जो यहाँ से प्राप्त हुआ आपको, ये प्राप्त होगा आपको, और यहाँ से आपको आयतन तो नहीं निकाला, गणना करनी पड़ेगी हमें, हम सीधा घनत्व निकाल देते हैं ना, घनत्व, यानी घनत्व को जो है सीधा निकाल देते हैं। द्रव्यमान लिख देते हैं 927 10⁻⁻26 10⁻⁻26 है ना, ये वाला। और आयतन सीधा लिख देते हैं 4/3 पाई, यहाँ द्रव्यमान संख्या 56, तो ये 56 लिख दिया देखो, और ये 1.2 गुना 10⁻⁻15 का घन, ये आ गया। तो हल करने पर ये मान वही आएगा जो होता है, लगभग वही आएगा, 2.3 10⁻17 आएगा, जो कि नाभिक का घनत्व होता है 2.929 गुना 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर, 2.29, देखो ये वही आ गया। यानी लगभग अगर देखा जाए 2.3 गुना 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर, 2.3 जो कि हमने बताया इतना आता है, तो वही रहता है।
तो यहाँ से हमने देख लिया कि भाई जो घनत्व है वो लगभग नियत रहता है और उसका मान होता है 2.3 गुना 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर। निकाल कर हमने देखा लोहे के लिए। ठीक, तो एनसीईआरटी का ये उदाहरण है। आप जानते हैं एनसीईआरटी के उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने परीक्षाओं के लिए कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। उदाहरणों में से चीज़ें निकाल कर सवाल बनाए जाते हैं। ज़्यादातर उदाहरणों में से सवाल निकाल कर बना दिए जाते हैं। ये मान के चलिए कोई डेरिवेशन आ रहा है, वो भी उसके आधार पे कोई उदाहरण बना रखा है, उसमें से बना देते हैं सवाल। तो मोस्टली क्या है कि एनसीईआरटी के उदाहरण भी अगर हम ईमानदारी से करें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और बड़े नियम से करें और उनको समझें तो हमें बहुत अधिक फ़ायदा होता है। जबकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारे नोट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट पढ़ते हैं, बहुत सारी प्राइवेट किताबें भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को भी हम पढ़ लेते हैं हल्के हल्के में। उदाहरणों पर हम खोज नहीं करते। हमें उदाहरणों पर खोज करनी पड़ेगी, हमें उदाहरणों को ठीक से लेना पड़ेगा। ठीक, तो जितने भी आपके कोर्स में उदाहरण एनसीईआरटी में मैंने करवाए हैं, सारे चैप्टरों में जा कर के एनसीईआरटी के उदाहरणों को करना शुरू करें। 10 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में उदाहरणों को अच्छे से कर लें। बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा। बाकी जब मैं तैयारी कराऊंगा बोर्ड परीक्षाओं की, हम कराते हैं तो उसमें उदाहरण सारे निकालूंगा मैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी आप उदाहरणों को पक्का कर लें। ठीक, चलिए ये बात हुई नाभिक के आकार पर। अब आते हैं अगली क्लास में। अब बात करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में, अगला टॉपिक है। ठीक है, चलिए आ गए हैं अपनी अगली क्लास में, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। और ये है 13.4। एनसीईआरटी में देखें तो टॉपिक है 13.4 ऐसे। ठीक, यहाँ पर नाम है आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन के अनुसार जो है, आइंस्टाइन ने एक्चुअली इस समीकरण को बताया था। तो ये बेसिकली जब आइंस्टाइन ने बताया था इसके बारे में तब तो लोगों ने उनकी बात मानी नहीं थी, क्योंकि इसको सिद्ध करना उस टाइम शायद संभव नहीं था, इतने प्रयोग नहीं थे या ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक, लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रयोग होने लगे ये बात फिर सिद्ध होने लगी और समझ में आने लगा कि नहीं, ये समीकरण काम करता है। समीकरण कैसा है? ये कह रहे हैं जी, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है या ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में बदली हुई रहती है, परिवर्तित हो जाती है। mc², जहाँ जो आपका m है वो द्रव्यमान है और c है प्रकाश की चाल। ठीक, यानी इसका मतलब m क्या है? द्रव्यमान है। किस द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना है या बदला हुआ है, जो भी कहें, और c है प्रकाश की चाल। अब जानते हैं c का मान 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, अब ये समीकरण कैसे काम करता है, ये संबंध कैसे काम करता है, अगर इस बात पर विचार करें तो प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि इस समीकरण के अनुसार हम द्रव्यमान को ऊर्जा में नहीं बदल सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, इसीलिए ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया, यानी इसको किया नहीं जा सकता। कुल मिला के फिर ये बात आई कि कहीं ना कहीं इस समीकरण के अनुसार जो है द्रव्यमान ऊर्जा आपस में जुड़े हुए हैं, यानी जो द्रव्यमान है वह ऊर्जा का एक रूप है। ये समीकरण देखिए ऐसा ही कह रहा है कि जो द्रव्यमान है वह ऊर्जा का एक रूप है, यानी जितना द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में रहता है वह इस समीकरण के अनुसार रहता है। अब ये जो चीज़ है ये कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है? अब देखिए कैसे। अब ये जो ऊर्जा है ये किस प्रकार की ऊर्जा है ये भी हमें देखना है। अब हम बात करते हैं नाभिक के अंदर। अगर हम चले जाएं नाभिक में, ठीक, तो प्रयोग ये होता है कि जब नाभिक टूटता है, नाभिक में हम जाते हैं, नाभिक को देखते हैं, भाई नाभिक टूटता है तो ये ऊर्जा जो है निकलती है। इसका मतलब ये ऊर्जा
नाभिक में निहित है, कहीं ना कहीं नाभिक के अंदर ऐसा होता है। अगर हम नाभिक के अलावा कहीं देखें और इसका कोई परिवर्तन करना चाहें, इसको बदलना चाहें, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, तो नाभिक में ये ऊर्जा है कैसे, किस प्रकार से ये ऊर्जा रहती है। ठीक, अब नाभिक के अंदर होता क्या है, अगर नाभिक के अंदर जाकर देखें तो नाभिक के अंदर कुछ इस तरीके से कुछ रिएक्शन, कुछ अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक, जिसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो बदलता रहता है प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, और एक कण होता है एंटी न्यूट्रिनो, इसका नाम होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको याद रखेंगे, न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हमेशा बदलता रहता है, इसका उल्टा होता रहता है। प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में और एक न्यूट्रिनो में बदलता रहता है। यानी ये जो चीज़ है, ये इसका नया नाम है, ये है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ये इसका नाम है, और ये न्यूट्रिनो। ठीक, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की खोज पावली ने की थी, क्योंकि पावली ने जब इस अभिक्रिया को देखा था तो उन्होंने बताया कि भाई ऊर्जा संरक्षण के नियम को ये फॉलो नहीं करती, ऊर्जा संरक्षण के नियम को ये नहीं मानती, तो जरूर कोई ना कोई कण, कोई ना कोई ऊर्जा कण जरूर इसमें से निकलता होगा। ये चीज़ इन्होंने देखी थी। अब इसमें देखिए यहाँ पर यह जो अभिक्रिया है ये बाहर नहीं हो सकती, नाभिक के बाहर ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। तो ये व्यवस्था नाभिक में उपलब्ध है, यानी नाभिक के अंदर द्रव्यमान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि नाभिक में तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो कुल मिला के यह अभिक्रिया केवल नाभिक के अंदर होती है, केवल नाभिक के अंदर। ऐसे, और यह अभिक्रिया दोनों जगह हो सकती है, अंदर और बाहर। यानी कोई भी न्यूट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, कोई भी न्यूट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, एक अकेला न्यूट्रॉन नहीं रह सकता, वह प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, ठीक, तो इससे हम आगे चलकर कहेंगे बीटा एमिशन या बीटा विकिरण। रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो इसे कहेंगे बीटा रेज है। ये अल्फा बीटा गामा 3 तरह की रेज होंगी, तो उसमें इसका नाम आएगा इसके हिसाब से। इसको भी कहेंगे ये भी बीटा वाला है, लेकिन ये बाहर नहीं आता है, यानी ये ऐसा एमिशन है, ये ऐसा विकिरण है, ऐसा परिवर्तन है जो नाभिक के अंदर होता है। कारण क्या है इसका, कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से ज़्यादा है और खुले में प्रोटॉन की प्राप्ति, प्रोटॉन को द्रव्यमान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर वो बाहर है तो उसको बाहर कोई द्रव्यमान मिलना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बदलते हैं, यानी जब ये अभिक्रिया होती है नाभिक के अंदर, तो द्रव्यमान बढ़ता है। इसका मतलब कुछ ऊर्जा द्रव्यमान में बदलती है, कुछ ऊर्जा द्रव्यमान में बदलती है। ठीक, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में इसमें टूटता है, तो इससे मतलब होता है कि कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। तो द्रव्यमान का ऊर्जा में बदलना, ऊर्जा का द्रव्यमान में बदलना, इन दोनों समीकरणों के आधार पर होता है, जो नाभिक के अंदर चलती रहती हैं। अब सवाल ये है कि ये अभिक्रिया किस रफ्तार से चलती हैं, किस आवृत्ति से चलती हैं। तो कुछ ना कुछ विकिरण ऊर्जा का इसमें महत्व है, या विकिरण ऊर्जा के रूप में ये चीज़ चलती रहती है। तो कुल मिला के जो ऊर्जा है वह किस किस तरीके से, कह रहा जी वो गतिज ऊर्जा भी है प्रोटॉन की, उसमें विकिरण ऊर्जा भी है, उसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा भी है, क्योंकि न्यूट्रॉन अपने चारों तरफ घूमता भी है, प्रोटॉन अपने चारों तरफ घूमता भी है। तो कुल मिला के वह यांत्रिक ऊर्जा भी है और विकिरण ऊर्जा भी है, रेडिएशन एनर्जी भी है, और वह आपस में बदलता रहता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकती है, यानी ये नाभिक के अंदर भी हो सकती है और नाभिक के बाहर भी हो सकती है।
तो लिख सकते हैं कि ये नाभिक के अंदर और नाभिक के बाहर। ये हो सकती है, ये केवल नाभिक के अंदर हो सकती है, यानी प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना केवल नाभिक के अंदर हो सकता है। अब यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई कि दरअसल यह जो समीकरण है E = mc², ये इस तरह का समीकरण है, यानी द्रव्यमान विकिरण में, विकिरण द्रव्यमान में बदलता है। लेकिन ये होता कहाँ है? हम इसे अपनी प्रयोगशाला में या बाहर चीज़ों को किसी में बदल के द्रव्यमान को ऊर्जा में ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये नाभिक के अंदर की चीज़ है, ये नाभिक के अंदर हो रहा है। ठीक, तो कुल मिला के नाभिक के अंदर जो कण है, अगर ये दोनों अभिक्रियाएं नाभिक के अंदर हो रही हैं, तो नाभिक के अंदर हम देखते हैं कि ये जो कण है ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो कण है ये पॉजिट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच में ठीक बहुत ही मजबूत एक आकर्षण बल काम करेगा। यहाँ पे देखिए, ठीक, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक, कुल मिला के इस परिवर्तन से एक नए बल का जन्म होगा। वह बल क्या है, उसके पीछे कुल मिला के कितने कारण हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं कह सकते, नहीं दी जा सकती। उसे कहते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल विद्युत या स्थिर विद्युत या विद्युत चुंबकीय बलों से लगभग 50 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। उस पर हम बात करेंगे, लगभग 50 गुना ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट हो रही है कि भाई ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन ही नाभिक को बांधे रखता है। यानी आप देख रहे हैं कि नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं कि नहीं? नाभिक में प्रोटॉन तो होते ही हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या है, प्रतिकर्षण बल होना चाहिए, तो फट जाएगा। लेकिन ये परिवर्तन ही उसको बांधे रखता है। तो कुल मिलाकर ये ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के रूप में, घूर्णन गतिज ऊर्जा के रूप में या और किसी रूप में यहाँ पर रहती है, जो नाभिक के अंदर रहती है। तो कुल मिला के ये जो परिवर्तन है ये दरअसल नाभिक के अंदर से आता है बाहर। जब नाभिक फटता है तब जाके, तो ये मामला जो है नाभिक के अंदर का है। अगर प्रयोग देखेंगे आप, नाभिक के रिएक्टर देखेंगे, बम, एटम बम, परमाणु बम, जो भी देखेंगे, तो कुल मिला के ये मामला नाभिक के अंदर का है, नाभिक के अंदर। नाभिक से बाहर आकर हम इस अभिक्रिया के अनुसार कोई परिवर्तन, या इस क्रिया के अनुसार या इस समीकरण के अनुसार हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि यह बात स्पष्ट हो गई कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ऑटोमेटिकली बदल जाता है। न्यूट्रॉन अकेला स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो प्रोटॉन में बदल जाता है। और इस अभिक्रिया के अनुसार या इस परिवर्तन या इस क्रिया के अनुसार होता है। नाभिक में भी ये क्रिया होती है और ये बाहर भी हो सकती है। ठीक, ये केवल नाभिक में होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। अब यहाँ बहुत मोटा मोटा सोचे अगर हमने कहा, फिर से मैं इस बात पे ध्यान दूंगा आपका, कि भाई न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा है। इसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला, तो द्रव्यमान कहाँ से आया? इसका मतलब कुछ ऊर्जा द्रव्यमान में बदली, तभी हो सकता है। इसका मतलब वहाँ ऊर्जा है, नाभिक के अंदर एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा इन अभिक्रियाओं को कराती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। और यह कितनी तेजी से चलता है, यह कितनी तेजी से चलता है, इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हम पता नहीं कर सकते इसकी आवृत्ति क्या है, कितनी तेजी से चलता है। हम केवल उस विकिरण की आवृत्ति पता कर सकते हैं जब कोई नाभिक जो है फटता है। तो फटने से क्या होता है, कुछ विकिरण निकलता है। हम उस विकिरण की आवृत्ति तो पता कर सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई लगभग वही आवृत्ति इसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका सिद्धांत है, इसका नियम है। एकदम से आवृत्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती। किसी भी व्यवस्था में आप एकदम से आवृत्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते। हम जानते हैं किसी भी आवृत्ति करने वाले निकाय में, किसी सिस्टम में आवृत्ति एक अचर राशि है, एक नियत है, वो एक नियत संख्या है।
तो हम ये पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं, सिद्धांतों के आधार पर, प्रयोग नहीं हुआ है ऐसा, कि जो आवृत्ति, जिस आवृत्ति का विकिरण नाभिक से बाहर आता है, उसी आवृत्ति से ये परिवर्तन भी हो रहा होगा। ये अनुमान हम लगा सकते हैं सिद्धांतों के आधार पर। ठीक, तो कुल मिला के अब आपने देखा कि ये ऊर्जा किस प्रकार की है और किस रूप में है, हमें ये अंदाजा हो चुका है नाभिक में होने वाले परिवर्तन के कारण। और यह दो अभिक्रिया हैं जो नाभिक के अंदर हैं। ये नाभिक के बाहर भी है, नाभिक के अंदर भी है। यह केवल नाभिक के अंदर है। नाभिक के अंदर है क्योंकि नाभिक में द्रव्यमान की प्राप्ति हो जाती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। वह इस समीकरण के अनुसार ऊर्जा द्रव्यमान में बदल जाती है। तो यानी ये समीकरण दोनों रास्तों से काम करता है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, ऊर्जा द्रव्यमान में बदल जाती है। लेकिन ये घटना नाभिक के अंदर होती है। ये बात स्पष्ट हुई, यानी इस समीकरण का यह रूप आना जाना नाभिक के अंदर की बात है। ठीक हो गया। चलिए अब हम एक एनसीईआरटी में छोटा सा सवाल है, देखते हैं, उसको हल करते हैं। यह है 13(2), उदाहरण नंबर 13(2). क्या कहता है? 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 1 ग्राम, तो यानी E = mc²। m का मान है 1 ग्राम। ठीक, तो 1 ग्राम को क्या बना लें? किलोग्राम बनाने पड़ेंगे। देखो किलोग्राम बना दिए मैंने। c का मान है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। वैल्यू लगा देंगे तो कितनी ऊर्जा पैदा होगी जरा देखें। 10⁻³ 3 × 10⁸ तो ये आ गई तुम्हारी ऊर्जा 9×10⁻13 जूल। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। यानी अगर 1 ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाए तो इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, यह ऊर्जा कई रूपों में होती है। गतिज ऊर्जा होती है कणों की, किसी को मिल जाती है। ठीक, विकिरण ऊर्जा हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि हम कहें भाई रेडिएशन पैदा हुआ, हीट पैदा हुई। हीट में भी होती है, गतिज ऊर्जा में भी होती है, सभी तरीके से कुल मिला के यह ऊर्जा है। ठीक, सभी रूपों में ये ऊर्जा है। ठीक, अब इसके बाद अगली बात करते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब बात करेंगे नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में। चलिए अब आ गए हैं थोड़ा सा अगली क्लास में, और इससे पहले एक छोटी सी क्लास हमने की थी, उसमें हमने ऊर्जा तुल्यता, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता पर विचार किया था। अब हम बात करते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में।
यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है ना, लिख सकते हैं न्यूक्लियर, अंग्रेजी में लिख लो, कभी कभी अंग्रेजी भी लिख लिया करो, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, देखिए हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम जाने तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि कोई न्यूट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉन नहीं रह सकता, वह प्रोटॉन में बदल जाता है। ये दो बातें हम जानते हैं। अब प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है, दूसरे प्रोटॉन पर भी धनात्मक आवेश है। दो प्रोटॉन हो गए। अगर ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, प्रतिकर्षण कर दें, तो क्या नाभिक बनेगा? नाभिक नहीं बनेगा, फट जाएगा। नाभिक बनेगा, ये बन ही नहीं सकता नाभिक। ठीक, तो नाभिक का निर्माण संभव नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि नाभिक बहुत सघन है, नाभिक बहुत छोटी चीज़ है, नाभिक में बहुत ही मजबूत बल कार्य करता है, नाभिक को तोड़ा नहीं जा सकता, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई ना कोई बल काम करता है जो नाभिकीय बल है। अगर हम देखें इस तरफ से यूँ, तो ये जो बल है यहाँ, ये आकर्षण बल है, ये नाभिकीय बल है। ठीक, और ये जानकारी में आया कि जो नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल ये लगभग 50 गुना है विद्युत बल या चुंबकीय बल से। यानी ये 50 गुना है विद्युत बल या चुंबकीय बल। चुंबकीय बल आप जानते होंगे, दो आवेशों में अगर दो आवेश अगर गतिमान होते हैं, दो धाराएं बहती हैं, तो जो है वैद्युत चुंबकीय बल इसे कह सकते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल से लगभग ये 50 गुना है। इसका मतलब नाभिक को तोड़ा नहीं जा सकता और कोई बल जो है काम करता है। अब यहाँ ये बल कैसे काम करता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, ये किसकी जिम्मेदारी पर है? कह रहा जी ये परिवर्तन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो आपस में परिवर्तन है, ये उसकी वजह से है। ठीक, नाभिकीय बल के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक, ये कहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर मोटा मोटा समझे, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना, यह इसके लिए जिम्मेदार है। और यह बहुत तेज़ी से होता है। ये कितनी तेज़ी से होता है हमें नहीं पता, हम बाहर से इसकी जानकारी नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन ये इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक, अब ये परिवर्तन बन जाए, ये परिवर्तन हो जाए, इस परिवर्तन की सेटिंग हो जाए, इस परिवर्तन में एक साम्य अवस्था आ जाए, उसके लिए हमें नाभिक से ऊर्जा, नाभिक को बनाने के लिए ऊर्जा निकालनी पड़ती है, ऊर्जा लेनी पड़ती है, ताकि आकर्षण बल बन जाए, आकर्षण बल बन जाए, नाभिकीय आकर्षण बल स्थापित हो जाए। इसके लिए हमें ऊर्जा निकालनी पड़ती है। जो ऊर्जा हम निकालते हैं बाहर, वही ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। उसी ऊर्जा से नाभिक बंध जाता है। ठीक, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंध जाते हैं। अब देखिए, हम मानते हैं कि नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन है, नाभिक के अंदर बस एक प्रोटॉन है, ये नाभिक है। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमारी जानकारी में मामला आ जाएगा
ये नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन को किसी से बांधने की आवश्यकता नहीं है, प्रोटॉन को किसी से बांधने की क्या ज़रूरत है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो कह रहा है ऐसे में बंधन ऊर्जा की आवश्यकता भी नहीं है, बंधन ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा जी हमने इसमें एक न्यूट्रॉन और डाल दिया, अब नाभिक में एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया, ठीक। तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं कि दोनों आपस में बदलने वाली चीज़ें हैं। अब अगर प्रोटॉन किसी भी समय पे पाए जाएं तो ये प्रतिकर्षित हो जाएगा, ये नाभिक फट जाएगा, ये नहीं, ये दोनों पास पास नहीं हो सकते। हमें कुछ ऊर्जा इसमें से निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या किया, इसमें से ऊर्जा निकाल ली, ऊर्जा जो है हमने इसमें से निकाल ली, ऊर्जा निकाली गई। और कितनी ऊर्जा निकाली गई इस नाभिक में से, कितनी ऊर्जा निकाली गई, ठीक, ताकि इनमें आकर्षण बल बन जाए और इनका परिवर्तन जो है इस तरीके से एक साम्य अवस्था बना ले कि ये यहाँ पर रुके रहें। अब इसके बाद हमने इसमें एक प्रोटॉन और दे दिया, ठीक, तो इसको भी इसमें फिट करना है। तो कह रहा जी और ऊर्जा निकाली गई, फिर एक न्यूट्रॉन लिख दिया मान लीजिए, कहता है और ऊर्जा निकाली गई। तो जैसे जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर फिट होते गए हमें ऊर्जा निकालनी पड़ी, क्योंकि उसके अंदर के परिवर्तन को हमें ऐसे कराना है कि उनमें आकर्षण बल बना रहे। और वह आकर्षण बल किस नियम के या किस समीकरण के या किस सिद्धांत के अनुसार बना रहे, कह रहा है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में जो बदलना है उसके अनुसार वह होना चाहिए। और उसमें आकर्षण जो है इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपसी प्रतिकर्षण बल उससे कम पड़ जाए, यानी वह बल फिर कैसा बल, नाभिकीय बल हो गया, वह बल नाभिकीय बल हो गया। तो नाभिकीय बलों में क्या होता है, नाभिकीय बल कैसा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बल है ना, ऐसे लिख देते हैं, लगभग बराबर है प्रोटॉन प्रोटॉन वाला बल, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वाला बल, और लगभग बराबर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला बल। कह रहे ये बल लगभग बराबर हैं, लगभग समान है। अगर हम छोटे स्तर पर देखें तो सबसे जो कम बल है इसमें एग्जैक्टली हम देखें तो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और बराबर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अगर हम बहुत छोटे स्तर पर भी देखें तो बल जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ज़्यादा है, प्रोटॉन में थोड़ा सा कम है, लेकिन ये लगभग बराबर है, ठीक। अब हम इन कणों को जो नाभिक में है, जिन्हें हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह सकते हैं, इनको नया नाम देते हैं न्यूक्लियॉन, 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 NUC-लियॉन। नाभिक के अंदर के कण को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। अब न्यूक्लियॉन में कौन है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, ठीक। तो नाभिकीय बलों में साम्य अवस्था आ जाए, नाभिकीय बल इस तरीके से सेट हो जाएं कि नाभिक बना रहे, उसके लिए ऊर्जा निकालनी पड़ती है। ये जो निकाली गई ऊर्जा है यही होती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अगर हम यह ऊर्जा नाभिक को वापस दे दें तो नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूट जाता है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने बनाने के लिए इसमें से ऊर्जा निकाली है। अब यही ऊर्जा वापस देते हैं इसे हम तो नाभिक टूट जाता है। तो कुल मिला के नाभिक को बनाने के लिए या नाभिक निर्माण में उससे निकाली गई ऊर्जा वो बंधन ऊर्जा है। और अगर हम उसे तोड़ना चाहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में अलग अलग करना चाहते हैं, तो भी यही ऊर्जा है, ठीक। तो नाभिक को नाभिकीय कणों में या न्यूक्लियॉन में जो है अलग अलग करने के लिए या तोड़ने के लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे कहते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक। अब इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं।
किसी नाभिक को न्यूट्रॉन व प्रोटॉन में पूर्णतया विखंडित या तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, यानी तोड़ दिया जाए, खंडित कर दिया जाए, विखंडित कर दिया जाए। ठीक, पूर्णतया विखंडित करने के लिए। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। किसी नाभिक को या किसी नाभिक के निर्माण में या निर्माण के लिए नाभिक से निकाली गई ऊर्जा उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो नाभिक को तोड़ना, अलग अलग कणों में तोड़ दें तो कितनी ऊर्जा, या फिर हम बनाएं तो ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने कहा, तो वो भी बंधन ऊर्जा है। ठीक, अब इस ऊर्जा की जांच कैसे होगी, ये ऊर्जा कैसे नापी जाएगी, इसका मापन कैसे होगा। ठीक, अब बंधन ऊर्जा का मापन देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, बंधन ऊर्जा की गणना। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी नाभिक में कुछ कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहता है कि द्रव्यमान जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होना चाहिए उससे कम द्रव्यमान होता है नाभिक के अंदर। इसे कहते हैं द्रव्यमान अक्षति। द्रव्यमान अक्षति मतलब हम देख रहे हैं कि भी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वह परमाणु क्रमांक संख्या के बराबर है, और जो न्यूट्रॉन है वह द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटाने के बाद है। यानी अगर हम किसी परमाणु में देखें, यहाँ ये कोई नाभिक ले लें हम ऐसे, ठीक, और इसके बाहर हम ले लें कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं, पूरे परमाणु की बात करें, यहाँ पर हम ले लें कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक जो है, अगर हम क्या मान लें परमाणु क्रमांक को, कुछ मानना पड़ेगा हमें। परमाणु क्रमांक हमने मान लिया Z, द्रव्यमान संख्या A मान ली। ठीक, न्यूट्रॉन
कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? a माइनस जेड। प्रोटॉन संख्या ये हो जाएगी z के बराबर। इलेक्ट्रॉन संख्या ये भी हो जाएगी z के बराबर। ठीक, तो कुल कितने कण हैं नाभिक में या पूरे परमाणु में? कुल कितने कण हैं और सभी कणों का द्रव्यमान। तो परमाणु का कुल द्रव्यमान गणनाओं के आधार पर, ठीक, तो परमाणु का कुल द्रव्यमान कितना होगा? परमाणु का कुल द्रव्यमान कितना होना चाहिए? ठीक, तो अब देखते हैं। m गणनाओं के आधार पर गणित लगाकर भाई कितने कण हैं वो सब नाभिक में या परमाणु में ही हैं, तो कितना होना चाहिए? तो ये m जो है ये कितना होगा? देखिए, सबसे पहले न्यूट्रॉन कितने हैं, तो m न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ऐसे लिख देते हैं। और कितने न्यूट्रॉन हैं? ये है न्यूट्रॉन, तो ये हो गया a माइनस जेड। ये हो गया, देखिए, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और a माइनस जेड न्यूट्रॉन है। इसके बाद प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये हैं z, ये प्रोटॉन है पक्का। इतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं। उदासीन परमाणु को ले रहे हैं, आयन तो ले नहीं रहे हैं, तो कुल मिला के m इलेक्ट्रॉन और z। ठीक, तो ये क्या है? ये जो m है ये गणना करने पर इतना होना चाहिए, जिसे कहते हैं m गणना, यानी गणनाओं के आधार पर है, सबको निकाल लें टोटल। लेकिन प्रायोगिक रूप से द्रव्यमान जो परमाणु का है वह कम होता है इससे। ठीक, अब यहाँ पर लिख देते हैं, ये है Ze, यहाँ पे Zp और Z माइनस A माइनस जेड है ना, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हो जाएंगे Zp और A माइनस जेड, ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन। ये नाभिक के अंदर की चीज़ है और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इतना परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन इतना है नहीं क्योंकि ये गणना करने के आधार पर है। तो अब इसे हटा लेते हैं, तो समझ लिया आपने। अब आता है परमाणु द्रव्यमान कैसा? वास्तविक, यानी जो एक्चुअल है वो कितना है, ये लिख देते हैं वास्तविक। इसे लिख देते हैं m नॉट, यानी ये जो नापेंगे तराजू में रख के तोलेंगे परमाणु को तो ये इतना आएगा, जबकि होना चाहिए इतना। ठीक, अब यहाँ देखते हैं द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, यानी द्रव्यमान जो है वो है डेल्टा m। वो कितनी हो रही है? वो हो रही है m गणना, जो गणनाओं के आधार पर आया, और m नॉट, क्योंकि जो है वो कम है और इतना होना चाहिए। तो बात सिंपली समझ में आ गई होगी कि परमाणु में न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, सभी का द्रव्यमान जोड़ा जाए तो उतना द्रव्यमान उसमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वास्तव में थोड़ा कम होता है। तो ये गया कहाँ फिर? द्रव्यमान गायब कैसे हो गया? तो द्रव्यमान गायब हो गया नाभिक को बनाने में, जो ऊर्जा उसमें से निकाली गई थी, नाभिक को बनाने में
नाभिक के निर्माण में जो ऊर्जा उसमें से निकाली गई थी वह जो है द्रव्यमान ऊर्जा में बदला था, तब निकली थी। तो यानी द्रव्यमान अक्षति में अगर हम देखा जाए नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा ई बी, बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी ई बी, ये हो गई द्रव्यमान अक्षति और सी स्क्वायर, इस तरीके से निकल जाती है। ये बात समझ गए होंगे कि भाई नाभिक में जब नाभिक का कभी निर्माण हुआ होगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसमें आने लगे, ठीक। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आने लगे तो कुल मिला के कुछ ऊर्जा बाहर जाने लगी, तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमानों में कमी से ही वह ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो बाहर चली गई, वही बन गई नाभिक की बंधन ऊर्जा। यानी जो द्रव्यमान में कमी है वह बंधन ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, ये सिद्धांत कहता है, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। तो इसका मतलब द्रव्यमान बदला ऊर्जा में, वो बन गई बंधन ऊर्जा, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ से हम नाभिक की बंधन ऊर्जा निकाल सकते हैं, ये हमारे पास सूत्र है। अब बंधन ऊर्जा मात्रक, यहाँ पर हमें एक बंधन ऊर्जा मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। बंधन ऊर्जा मात्रक, बाइंडिंग एनर्जी यूनिट। तो जैसे हमने द्रव्यमान की यूनिट बनाई थी, कार्बन 12 का जो द्रव्यमान था उसे 12 से भाग कर दिया था हमने, वैसे ही हम इसकी भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है कि एक यूनिट द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा, ठीक। तो इसे कहते हैं एक यूनिट ऊर्जा, ये हो जाएगी एक यूनिट द्रव्यमान की ऊर्जा। अब एक यूनिट द्रव्यमान की ऊर्जा कितनी होगी अगर देखा जाए तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, एक यूनिट ऊर्जा की। अब एक यूनिट में कितना होता है, 1.66 10 की घात -27, और ये हो जाएगा आपका 3 गुना 10 की घात 8 का स्क्वायर, ये होता है mc स्क्वायर, क्योंकि ये एक यूनिट द्रव्यमान है, देखो किलोग्राम में है ना। तो कुल मिला के ये चीज़ आती है 931.5 MeV। MeV है मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले इसको हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग किया, फिर 10 की पावर 6 से भाग कर दिया, तो ये बन गई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी पहले क्या करेंगे, इसे निकालेंगे पहले, फिर इसे इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग करेंगे, तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10 लाख से भाग कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिलियन में या 1 मेगा में 10 लाख होते हैं, तो फिर ये बन जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल देते हैं, पर मिलियन ज़्यादातर बोलते हैं, मिलियन 10 लाख का होता है। तो ये ऊर्जा की यूनिट है, इसके नीचे हम लिखते हैं सी स्क्वायर, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर। ये जो सी स्क्वायर है बेसिकली ये यूनिट नहीं, यूनिट तो ऊपर बन गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सी स्क्वायर इसलिए लगाया जाता है कि आपने जो यह ऊर्जा बनाई है ये आइंस्टाइन के समीकरण से बनाई है, ठीक। तो ये इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। तो एक यूनिट द्रव्यमान से प्राप्त एक यूनिट ऊर्जा की बनाई तो वो कितनी हुई, 931.5 इतना। और जूल में अगर देखें तो ये जूल में है, ये पूरा का पूरा किस में है, ये जूल में है। यानी अगर कहीं जूल में इसको बदलना हो, अगर कहीं इसको जूल में बदलना हो तो हम इसे 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने वही किया है, पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग किया तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाया, फिर एक 10 लाख से भाग किया तो मिलियन बनाया। अगर हम जूल में बनाना चाहेंगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से और 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे तो जूल बन जाएंगे हमारे। तो जूल और MeV यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इस परिवर्तन को ठीक से समझना है, क्योंकि आंकिक प्रश्नों में ये बड़ा काम आता है। चलिए, तो कुल मिला के बात देखिए कि नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वह द्रव्यमान जो
ऊर्जा में बदला, वह ऊर्जा जो चली गई नाभिक में से, जिसकी वजह से नाभिक बन गया, वही बंधन ऊर्जा के रूप में फार्मूला हमारे सामने आ गया। हम इसे कहते हैं द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान घटा। जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। तो इसके आधार पर हम किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे। यूनिट बना ली हमने ये वाली, तो हम इसे हटा लेते हैं। अब यहाँ दूसरी जो चीज़ आती है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, उसे कहते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बड़ी सरल सी बात है, कुछ भी नहीं करना। प्रति न्यूक्लियन, न्यूक्लियन से मतलब बताया था मैंने, नाभिक के अंदर का कण जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और कुछ नहीं, दोनों, सिर्फ दोनों को। अब ये हो जाएगी EBN, क्या लिख दिया, B के साथ क्या लगा दिया, N लगा दिया, N न्यूक्लियन। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी EB बटे द्रव्यमान संख्या। ठीक, प्रति न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन जोड़े, एक एक करके न्यूक्लियन डालें या नाभिक में, उसे नाभिक को निर्माण करते जाएं, या नाभिक को तोड़ के एक एक न्यूक्लियन निकालते जाएं, तो हर न्यूक्लियन को नाभिक में से निकालने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, या एक न्यूक्लियन को नाभिक में डालने में कितनी ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो ये होती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक, यानी एक एक करके नाभिक बनाते जाएंगे तो ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, तो ये वो है। और अगर तोड़े नाभिक को, एक एक न्यूक्लियन निकालें उसमें से ऊर्जा दे दे के, तो ये भी वही है, बनाएं या तोड़ें। ठीक, तो कुल मिला के ये है नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। अब गणनाओं की बात करेंगे। ठीक, कैसे इसकी गणना होती है।